Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitij Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रैम क्या है वो नहीं समझाने वाला। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, रैम के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन फिर भी आज भी ऐसे इतने सारे यूज़र्स हैं जो मुझसे कॉन्स्टेंटली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि रैम के केस में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आज यूज़र को क्या करना चाहिए उससे ज़्यादा ये समझाना पड़ता है कि क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपने हमारा मेमोरी चैनल्स वाला वीडियो देखा होगा तो उसके एंड में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं इन शॉर्ट सारी जो रैम की जो सारी टेक्निकलिटीज़ है उसके बारे में बता दूंगा, और आपको बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट, वैसे ये चीज़ आपको पता ही होगी, लेकिन हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनके साथ ये हुआ है, और इसलिए ये पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आपको आपका जो मदरबोर्ड है, आपका जो चिपसेट है, वो रैम की जो भी जनरेशन सपोर्ट करता है वही रैम वहाँ पे लगानी है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट पर्पज़ के लिए या किसी और रीज़न से आप ऐसी गलती ना करें, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। बहुत सारे यूज़र्स के साथ ये हुआ है, और देन वो गलत रैम बाय करने के बाद मुझसे पूछते हैं कि सर अब मैं क्या करूं। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, आपका जो भी चिपसेट है वो रैम की जो भी जनरेशन सपोर्ट करता है, यानी कि DDR2 वैसे बहुत पुरानी है, लेकिन अगर किसी के पास ऐसा मदरबोर्ड है जो DDR2 सपोर्ट करता है या DDR3 सपोर्ट करता है या DDR4 सपोर्ट करता है, तो आपको मार्केट से जब रैम परचेज करते हो या ऑनलाइन कहीं पे शॉपिंग करते हो तो वही रैम मंगवानी है जो उसी जनरेशन की हो, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वरना कोई और जनरेशन की रैम अगर आप गलती से मंगवा लेते हो तो वो वहाँ पे लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसके जो नॉचेस है वो उसका जो प्लेस है नॉचेस का वो अलग अलग होता है हर जनरेशन में, DDR2 वर्सेस DDR3 वर्सेस DDR4, ठीक है। तो इनमें ये जो नॉच होता है जो बीच में होता है वो पूरी रैम स्टिक के बीच में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन सेम प्लेस पे नहीं होता तीनों में, तो वो लगेगी ही नहीं फिजिकली। और इन केस वैसे तो लगेगी ही नहीं, लेकिन अगर लग जाती है, ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो लग जाती है तो भी वो रैम वर्क नहीं करेगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोसेसर के ऊपर जो मेमोरी कंट्रोलर लगा होता है वो उस जनरेशन की रैम के साथ वर्क करने के लिए ही सपोर्टेड होता है। यानी कि अगर DDR3 रैम सपोर्टेड है तो वो मेमोरी कंट्रोलर DDR3 रैम को ही कंट्रोल कर सकता है, डेटा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर सकता है। अगर वहाँ पे आप DDR2 या DDR4 लगाते हो, लगेगी ही नहीं, लेकिन अगर लग जाती है तो भी वो उसके साथ वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो भी रैम की जनरेशन है आपके मदरबोर्ड के थ्रू सपोर्टेड वही रैम आपको खरीदनी है, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट, ये बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ये वीडियो क्यों बनाया मैंने आए दिन मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे पास एक 2 GB की रैम है और एक 1 GB की रैम है, तो इन दोनों को मैं साथ में लगा के क्या 3 GB की रैम कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कभी होगी ही नहीं, ठीक है। सपोर्ट ही नहीं होगा। और इवन इन केस अगर वो सेम फ्रीक्वेंसी की है या लग जाती है तो भी आपको उसमें से 2 GB में से जो बड़ी वाली रैम है उसमें से सिर्फ 1 ही GB यूज़ करने को मिलेगी, ठीक है। पहले तो वो अलग अलग रैम है, आपको समझना पड़ेगा। तो उसकी साइज़ अलग अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, अलग अलग कंपनी की होगी, ठीक है। तो इन दोनों को अगर, और जनरेशन अलग अलग है तो एक अलग ही किस्सा हो जाता है। लेकिन अगर सेम जनरेशन की है लेकिन उसका साइज़ अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, और फिर भी आप उसे उस एक ही मदरबोर्ड पे लगाते हो 2 अलग अलग स्लॉट पे, और ये एक्सपेक्ट करते हो कि 2 और 1 मिलके टोटल 3 GB हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने हमारा मेमोरी चैनल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि वो जो मेमोरी कंट्रोलर है जो CPU का, वो उन दोनों रैम के मॉड्यूल को एक साथ एक्सेस करता है। तो वो जो 2 GB वाली रैम है उसमें से सिर्फ 1 ही GB को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि दूसरी रैम जो है वो 1 GB की है, ठीक है। तो वो जो 2 GB में से 1 GB है वो आपका वेस्ट रहेगा, ऑलवेज वेस्ट रहेगा, वो किसी काम का नहीं है। अगर लग भी जाए और कंप्यूटर चल भी जाए तो वैसे तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था अलग अलग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से बहुत सारे स्टेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी कंपनी की रैम है और उन दोनों की फ्रीक्वेंसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रैम है उसकी फ्रीक्वेंसी को आपका मेमोरी कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट कम कर देता है, और दोनों को एक फ्रीक्वेंसी पे चलाता भी है तो भी उसमें से सिर्फ 1 ही GB यूज़ हो पाएगी, तो 1 GB वेस्ट है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग साइज़ की रैम को एक साथ यूज़ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रैम की जो साइज़ है वो सेम होनी चाहिए। अगर आप दो स्टिक लगाते हो या 4 स्टिक लगाते हो तो सबका साइज़ सेम होना चाहिए। अगर 2 GB है तो सबकी साइज़ 2 GB,
अगर 4 GB है तो सबकी साइज़ 4 GB और 8 GB है तो सबकी साइज़ 8 GB। ठीक है, ये हो गई साइज़ की बात। बहुत सारे यूज़र को ये पता होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे यूज़र हैं जो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और इसीलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है मेमोरी फ्रीक्वेंसी का। अगर आपने हमारा मेमोरी फ्रीक्वेंसी वाला वीडियो नहीं देखा है, या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को साथ में यूज़ करना चाहिए या नहीं, वो वीडियो भी अगर नहीं देखा है तो आपको देखना पड़ेगा। वहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करूँगा कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये भी पूछते हैं मुझसे आए दिनों के, सर मेरे पास एक रैम है जो इतने मेगाहर्ट्ज़ की है और एक दूसरी रैम है जो इतने मेगाहर्ट्ज़ की है, उनकी साइज़ सेम है, एक ही कंपनी की भी है, तो भी उनको साथ में यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरा क्लियर कट आंसर, फर्स्ट आंसर है नो, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी स्टेबिलिटी के इश्यूज़ आ सकते हैं। और अगर आपने हमारा स्टेबिलिटी वाला वीडियो देखा होगा तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है पावर सप्लाई का। और उसके बाद जो सबसे बड़ा फैक्टर, सेकंड बिगेस्ट फैक्टर, वो है रैम। रैम की वजह से भी बहुत सारे स्टेबिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं। अलग अलग साइज़ की रैम लगाई है, अलग अलग कंपनी की रैम लगाई है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली रैम लगाई है, उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी के बहुत सारे इश्यूज आते हैं। तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रैम आपको नहीं लगानी है। और जैसे मैंने उस वीडियो में कहा था कि अगर आप लगाते हो और एक रैम की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डाउन कर देते हो और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम करके अगर कंप्यूटर स्टार्ट भी हो जाता है, तो कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है, आपके सामने आपका डेस्कटॉप अवेलेबल हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चल गई है। ठीक है, जब आप हैवी लोड असाइन करोगे तब कुछ इश्यूज आ सकते हैं और कंप्यूटर बंद हो जाएगा। स्टेबिलिटी के इश्यूज बाद में भी आ सकते हैं। अगर उस वक्त कंप्यूटर स्टार्ट हो गया उसका मतलब ये नहीं है कि जल गई, मज़े आ गए। ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा, नहीं करना है आपको। और फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पूरे वीडियो का समरी है, वो है कि अगर आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स की ज़रूरत है, यानी कि अगर आपके मदरबोर्ड पे 4 स्लॉट अवेलेबल है और आपको एक स्टिक लगानी है, सिर्फ सिंगल स्टिक, तो आप उसे किसी भी फ्रीक्वेंसी की लगाते हो, मतलब जो सपोर्टेड है वही लगानी है। यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी फ्रीक्वेंसी की, मदरबोर्ड के थ्रू जितनी भी फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड है उसमें से किसी एक फ्रीक्वेंसी की लगाते हो या किसी भी साइज़ की लगाते हो, डजन मैटर। अगर सिंगल स्टिक है तो किसी भी फ्रीक्वेंसी की, किसी भी साइज़ की, जितनी सपोर्टेड है मदरबोर्ड, मतलब चूज़ तो आपको उसमें से ही करना है। यानी कि एक मदरबोर्ड है जो 1066 से लेके 2133 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है फ्रीक्वेंसी वाइज। ठीक है, और साइज़ वाइज मैक्सिमम 8 GB। तो आपको अगर सिंगल स्टिक लगानी है तो वो 1066 से लेके 2133 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी चूज़ कर सकते हो, एज वेल एज साइज़ भी कोई भी चूज़ कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिंगल स्टिक है तो एक स्टिक जिसको लगानी है उसको ये सारे प्रॉब्लम फेस नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन जिसको मल्टीपल स्टिक्स लगानी है, जिसको ज़्यादा रैम की ज़रूरत है, 16 GB या 32 GB या मोर देन दैट, उनको ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे यूज़र्स पैसे बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो किट होती है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, और ये मेमोरी फ्रीक्वेंसीज़ और इन सब के मेमोरी कंट्रोलर, इसके बाद मेमोरी चैनल्स, इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनको 16 GB की रैम की ज़रूरत है तो वो मार्केट जाएंगे, उनको ये सब पता है। अगर पता भी है, पहले तो पता ही नहीं होता, लेकिन अगर पता भी है मेमोरी फ्रीक्वेंसीज और ये सब मेमोरी चैनल्स, तो वो क्या करेंगे कि 2 अलग अलग 8-8 GB के स्टिक खरीदते हैं। एक ही कंपनी के खरीदते हैं, एक ही फ्रीक्वेंसी वाले खरीदते हैं, एक ही साइज़ के खरीदते हैं, लेकिन फिर भी गारंटीड नहीं है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। ठीक है, आपको ये मिसकंसेप्शन है तो क्लियर कर लीजिए। मैंने अपने मेमोरी चैनल्स वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको एक पूरी किट खरीदनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप देखोगे कई बार बहुत सारे यूज़र को यहाँ पे क्यों नहीं समझ में आता, क्योंकि जैसे उनको 16 GB की रैम खरीदनी है तो वो देखेंगे कि एक 8 GB का स्टिक है, दूसरा एक 8 GB का स्टिक है, दोनों की प्राइस अगर कंबाइन करूँ तो मुझे 15-16 हज़ार में मिल जाता है। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और जब उसके अगेंस्ट वो एक किट देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्हें पता नहीं होता कि ये किट है क्या और किट के पीछे जो साइंस है या टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है। तो उन्हें लगता है कि ये कंपनी एक साथ 2 मॉड्यूल बेच रही है, अब एक साथ 2 है तो उसकी प्राइस ज़्यादा क्यों है। किट की प्राइस नॉर्मली आप 2 मॉड्यूल्स को कंपेयर करोगे तो उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो एक नॉर्मल यूज़र वहाँ पे, इंडियन यूज़र कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार ज़्यादा पैसे क्यों दूँ, मैं 2 अलग अलग मंगवा लेता हूँ और चला लेता हूँ, शायद चल जाए। ठीक है, 2 अलग अलग आप अगर मंगवाते भी हो तो शायद चल जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाना ही चल जाना नहीं होता। बाद में बहुत सारी परेशानियां शुरू होगी, वो बाद में पता चलेगा और फिर आप रिग्रेट करोगे कि यार क्यों किया मैंने ऐसा। ठीक है, तो आपको एक पूरी किट खरीदनी है, 2 स्टिक वाली या 4 स्टिक वाली, जितनी भी आपको ज़रूरत है, जितने भी मॉड्यूल्स की ज़रूरत है,
और जितनी भी मेमोरी चैनल्स आपके मदरबोर्ड के थ्रू सपोर्टेड है उतनी आपको स्टिक्स खरीदनी है, एक पूरी किट खरीदनी है। क्योंकि किट जो है वो उस कंपनी में एक इंजीनियर होता है, उसने मैन्युअली एक मदरबोर्ड पे इन सारे के सारे जितने भी स्टिक्स है उस किट में, उनको सारे स्टिक्स को उस मदरबोर्ड पे लगा के सारे टॉर्चर टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट को क्लियर करने के बाद उसे सर्टिफाई किया होता है कि अब ये चारों के चारों मॉड्यूल्स या दोनों के दोनों मॉड्यूल्स जितने भी है वो एक दूसरे के साथ वर्क करने के लिए सर्टिफाइड है। ठीक है, अगर आप अलग अलग मॉड्यूल्स परचेज करते हो तो वो अलग अलग वर्क करने के लिए सर्टिफाइड है। अगर जैसे लाए आप परचेज करके और नहीं चलता है, कंपनी को आप बोलोगे, फिर कंप्लेन करोगे कि सर मैंने आपकी कंपनी के 2 मॉड्यूल लिए हैं नहीं चलते हैं, तो वो भी आपको यही चीज़ कहेंगे कि वो दोनों इंडिविजुअली वर्क करने के लिए सर्टिफाइड है, एक दूसरे के साथ काम करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आपको एक दूसरे के साथ काम कराना है तो आपको एक पूरी किट खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। अगर आप अलग अलग उसे वर्क कराओगे तो करेंगे, लेकिन साथ में वर्क नहीं करते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स की ज़रूरत है तो वहाँ पे आपको एक किट खरीदनी है। अगर सिंगल मॉड्यूल खरीदना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फ्रीक्वेंसी का, किसी भी साइज़ का खरीद लो, किसी भी कंपनी का खरीद लो। लेकिन अगर मल्टीपल मॉड्यूल्स है तो और मेमोरी चैनल्स आपके मदरबोर्ड पे ज़्यादा सपोर्टेड है, आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो आपको एक अच्छी फ्रीक्वेंसी वाली अच्छी मेमोरी मॉड्यूल्स मेमोरी चैनल्स में डिवाइडेड हो ऐसी एक पूरी किट खरीदनी पड़ेगी, जिससे आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी। ये एक पूरा रैम का समरी वीडियो है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अब आपको क्या करना है। अगर आप अभी नया मदरबोर्ड परचेज करने वाले हो, नया सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, रैम पूरी खरीदने वाले हो, तो जैसे मैंने कहा अलग अलग ना खरीदे, पूरी किट खरीदे अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो। और सिंगल खरीद रहे हो तो भी जो फ्रीक्वेंसी का मैंने बताया जितनी सपोर्टेड है उतनी खरीदनी है, साइज़ वाइज भी जितनी साइज़ सपोर्टेड है वो खरीदनी है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कुछ इशू है, कुछ नहीं समझ में आया है तो मुझे पूछिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.